अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलमान जावेद मोहम्मद अली हिजवेरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चर सीरीज़ में आज जिस लेक्चर को आपके लिए लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर का एक अहम सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली भी। व्हाट इज़ द मीडिएशन ट्रेनिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉजेज एंड रिस्पॉन्सेज विद एग्जाम्पल्स। मीडिएशन ट्रेनिंग क्या है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स के हैं, कॉजेज के हैं, वजूहात के हैं और रिस्पॉन्सेज के हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी ले डाउन करने की कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। इंट्रोडक्शन टू मीडिएशन ट्रेनिंग, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवा दूं आपसे। मीडिएशन ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स आर इक्विप्ड विद द स्किल्स एंड नॉलेज टू एक्ट एज न्यूट्रल थर्ड पार्टीज टू हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो मीडिएशन ट्रेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए जो इंडिविजुअल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो उनको ऐसे तैयार किया जाता है कि उनके पास वो नॉलेज हो, वो महारत हो कि वो एक्ट कर सकें एज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी के तौर पे। किस लिए? ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर पर्संस हैं या फ्रीकैन के माबैन जो तनाज़ा पाया जा सकता है उसको वो हल कर सकें। द गोल ऑफ मीडिएशन इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन and negotiation, encouraging mutually beneficial solutions while avoiding the adversarial nature of traditional legal और judicial procedure। असल उनका काम क्या है, उनका मकसद क्या है इस मीडिएशन में लाने का? वो फैसिलिटेट कर सकें उन पार्टीज को जिनके माबैन तनाज़ा है, ताकि वो निगोसिएशन के ज़रिए उनको किसी एक ऐसे सिस्टम में ला सकें कि जहाँ पे उनका म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी हो और वो आपस में एक एग्रीमेंट में आ जाएं, एक वादे वईद के अंदर आ जाएं और जो वादा वईद करें उसको वो तहरीरी तौर पे लेट डाउन कर लिया जाए ताकि किसी किस्म का उनके दरमियान जो तनाज़ा था वो ख़त्म हो सके। और इसके लिए जो नहायत ज़रूरी काम है जो मीडिएटर के लिए, एक वेल इक्विप्ड मीडिएटर के लिए, कि वो माबैन फ्रीकैन बात को गौर से सुने, तहम्मुल मिजाजी से सुने, अपनी राय काम ना करे, खुद जज ना बन जाए, उनको ट्रायल ना करें उनका, बल्कि उनकी बात को अच्छे से सुन के और फिर एक म्यूचुअल एग्रीबल सॉल्यूशन के अंदर उनको ला सकें, एक एग्रीमेंट में ला सकें। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मीडिएशन, वजूहात के हैं जो मीडिएशन में तनाज़ात का बाइस बन सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस फॉर वेरियस रीजंस, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकती हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रूट कॉजेज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मीडिएशन। और इफेक्टिव मीडिएशन में दाखिल होने के लिए जरूरी है हमें इस रूट कॉज का पता चल सके। कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नंबर 1, मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला इशू जो आता है वो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अगर तनाज़ा पैदा ही तब होता है जब फ्रीकैन सुनते कुछ हैं समझते कुछ हैं, जब उनके दरमियान इस काबिलियत नहीं होती या सलाहियत नहीं होती कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जब आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो फिर ये इशू हमारे सामने आ रहा होता है और हम उसको सेटल नहीं कर पा रहे होते। अब अगर हम मजीद इसमें चलें, एग्जाम्पल के तौर पे इन वर्क प्लेस सिनेरियो अ मैनेजर माइट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस that an employee misinterpret leading to expectations and frustration। तो वहां पे अनमीट एक्सपेक्टेशन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान उनके दरमियान कम्युनिकेशनल गैप आ जाए, और वो फिर प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। फिर डिफरिंग इंटरेस्ट और वैल्यूज, आपको एज अ मीडिएटर पता होना चाहिए कि फ्रीकैन का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट के मुनाफी जाके कहीं पे कोई काम हो रहा होता है, कोई बातचीत हो रही होती है, तो फिर हार्मनी क्रिएट नहीं हो पा रही होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई विरासती मामला है एक खानदान के अंदर, बच्चे जो हैं वो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, यानी कि फैमिली का एक बड़ा ये समझता है कि मैंने हार्मनी क्रिएट करनी है, खानदान को जोड़ के रखना है, लेकिन एक ये समझता है मुझे इसको फाइनेंशियल गेन के तौर पे लेना है। वो ये चाहता है इस प्रॉपर्टी की तकसीम हो और मैं कहीं और जाऊं या मैं कुछ और करूं। फिर इमोशनल रिएक्शंस जो हैं सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रीसेंटमेंट कैन ड्राइव कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो इमोशंस और इमोशंस के अंदर बहते हुए जो कि आपका गुस्सा होता है और आपका गुबार होता है, जब ये सारी चीजें आ रही होती हैं इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। दीज इमोशंस ऑफन
पुट जजमेंट एंड मेक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग डिफिकल्ट। और ये जो इमोशंस होते हैं मीडिएटर के लिए, जो क्योंकि मीडिएटर वो शख्स है जो बैठ के एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के तौर पर डिस्प्यूट में बैठा हुआ है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके से आप इसको दोबारा बातचीत को फ्रूटफुल बनाए, दोबारा इनको म्यूचुअल एग्रीबल पोजीशन में लेके आए। मिसाल के तौर पे इन अ डिवोर्स और एक्चुअल पावर इम्बैलेंस between parties can create conflict, especially when one party feels marginalized or powerless. In employment dispute, for example, employment के अंदर an employee might feel intimidated by their employer, which affects the negotiation process. तो फैमिली के अंदर भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में भी एक एग्जांपल दे दी। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंस जो है वो बड़ा एक अहम एस्पेक्ट होता है। अगर दो फ्री कैन का कल्चर डिफरेंट हो, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो, फिर उनके दरमियान जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किसी की डिफरेंट हो, तो जब तक एक मीडिएटर इस सारी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो उस कल्चरल डिफरेंस को ना समझा पाए, वो जब तक उनके दरमियान जो बैकग्राउंड्स हैं, एक्चुअल तनाज़े की जो वजह है, बहुत सारे बातें सुनने में दिखने में कुछ और होती हैं, लेकिन एक्चुअली जो रीज़न होती है, रूट काज, उसको अंडरलाइन टेबल से बाहर आप जब तक नहीं लाएंगे, उसको सेटल नहीं करेंगे तो तनाज़ा होना नहीं है। उसको मुंह से बोलने की पोजीशन में कोई एक पार्टी नहीं होती, लेकिन मीडिएटर को समझना होता है कि एक्चुअल इशू क्या है, इसको मैंने एड्रेस करना तो मसला होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स इन मीडिएशन, मीडिएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आ रही है? मीडिएशन ऑफन एड्रेस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्लूड, इनमें से जो कुछ अहम है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप एक वर्क प्लेस पे हैं, वर्क प्लेस पे इंप्लॉइज का आपस में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। उसको लग रहा है कि मेरा बॉस किसी एक को फेवर दे रहा है और किसी एक को फेवर नहीं मिल रही, या किसी एक को फेवरेट करार दिया जा रहा है किसी दूसरे को नहीं। तो उनमें ये जो जेलसी का एलिमेंट होगा, तो वहां पे किसी मीडिएटर को दरमियान में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करना है, तब जाके वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा और तनाज़ा खत्म होगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिटवीन एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं जहां पे एक अदारे का दूसरे अदारे के साथ अदारे नहीं रहते हुए। मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट्स हैं, एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ और ख्वाहिश कर रहा है कि जो फंड्स एलोकेट हमें होने चाहिए, सेल्स वाले कुछ और कह रहे हैं, मार्केटिंग वाले, यहाँ दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कुछ और बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी तनाज़ा हो सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो मीडिएटर ने साउंड वे में बैठ के उसको सुन के और रैशनल बेस पे डिसाइड करना है कि बेहतर पोजीशन क्या है। इसी तरीके से मीडिएशन हेल्प्स रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बाय एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड हेल्पिंग पार्टीज फाइंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन। वहां पे मीडिएटर ने बैठना है और बैठ के उनको एनकरेजिंग और ओपन कम्युनिकेशन का मौका देना है और फिर किसी एक कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाना है जो मिलजुल के बात तय हो रही हो। लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स पे आ जाते हैं जी। लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मीडिएशन इज वाइडली यूज्ड इन लीगल डिस्प्यूट such as divorce, child custody or contractual disagreement. Rather than going to trial, mediation offers a more flexible and private way to resolve a legal issue. मीडिएशन में मीडिएटर ने अपना रोल प्ले करना है कि मामला जो है अदालत में ना जाए, बल्कि ये जितने भी मामला हैं जिस तरह से मैंने आपको जिक्र कर दिया, बेशक वो चाइल्ड कस्टडी के मामला हैं, फैमिली के अंदर खुला है, डिवोर्स है, इसी तरीके से विरासत के मामला हैं, अगर उसको प्री ट्रायल स्टेज पे ही, यानी कि अदालत में नहीं गए, ट्रायल नहीं हो रहा, बैठ के हल किया जा रहा, तो बेहतर तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। कम्युनिटी एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी और सोशल। अब कम्युनिटी का जब मैं जिक्र करता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वो आपका मोहल्ला हो सकता है, आपका माशरा हो सकता है। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर ज़मीन से मुतल्लिका कोई इशू आ गया, या अ नेबरहुड कॉन्फ्लिक्ट वेयर रेजिडेंट्स डिसएग्री अबाउट द यूज ऑफ अ कम्युनिटी पार्क, मीडिएशन कैन फैसिलिटेट डायलॉग एंड फाइंड अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइड बोथ द पार्टीज। अब अगर एक कम्युनिटी का एक पार्क है, कम्युनिटी कहती है कि इसमें कौन आएगा या किन के बच्चे आके खेल रहे हैं या किसको खेलना चाहिए। कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, कोई अपने गेट के आगे मोहल्ले के अंदर कुछ गेट लगा लेते हैं प्राइवेट, कोई बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, कोई वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं। दीज आर द सोशल एज वेल एज कम्युनिटी इशूज।
तो वहाँ पे रहने वाले जो कम्युनिटी के लोग हैं वो किस बात को बेहतर समझते हैं कि इस पे झगड़ा हो सकता है, इस पे फसाद हो सकता है, इस पे लड़ाई हो सकती है। लिहाजा वहाँ पे मीडिएटर बैठ के तमुल मजाजी से फ्रीकैन के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। बनाने वाले ने क्योंकि बगैर परमिशन के बना लिया है, मोहल्ले सारे इफेक्ट हो रहे हैं। मोहल्लेदार तो कैसे भी आपने गेट क्यों लगाया है, आपने बैरियर क्यों लगाया, आपने स्पीड ब्रेकर क्यों बना दिया है, उसको उसूल के हल किया जा सकता है। फिर कॉमन रिस्पॉन्सेज जो इंक्लूड है ना मीडिएशन में, वो भी बड़े अहम है। मिसाल के तौर पे एक्टिव लिसनिंग कि बागौर सुनना, मीडिएटर का अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फील फ्री करवाए फ्रीकैन को कि भाई आपकी बात को तहम्मुल मिजाजी बुर्दबारी के साथ सुना जाएगा और सुना जा रहा है। तब भी उसके अंदर एक सेंस ऑफ वैलिडेशन क्रिएट होगी विच हेल्प द रिड्यूसिंग हॉस्टिलिटी कि जो डेडलॉक क्रिएट हो रहा है उसे बाहर आएंगे और हल कर सकें। इन अ वर्क प्लेस डिस्प्यूट अ मीडिएटर में रीस्टेट और समराइज what each party says to make sure both parties feel acknowledged even if they disagree। अगर वो उनमें डिसएग्रीमेंट भी पाया जाता है, उनको दोबारा ये फील आए कि हमें तो तमुल मजाजी से सुन भी लिया गया। न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रल और इम्पार्शियल होना मीडिएटर के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर मीडिएटर न्यूट्रल नहीं है यानी कि गैर जानिबदार नहीं है और इम्पार्शियल नहीं है, वो भी इसी सेंस में आ रहा है कि आपके वो उनमें ये कैफियत ना पाई जाती हो कि जो मीडिएटर है वो फेवरेटिज्म से काम ले रहा है, बाइसिज्म से काम ले रहा है, ये किसी तरह माइल्ड है, मबनी है, झुकाव रखता है किसी एक फ्री की तरफ, तो फिर मसले का हल नहीं होगा। इसी तरीके से फिर अगर हम आ जाए क्लैरिफाइंग एंड रीफ्रेमिंग के ऊपर, क्लैरिफाइंग एंड रीफ्रेमिंग। क्लैरिफाइंग क्या है, अगर कोई तनाज़ा आया उनकी पोजीशंस के हवाले से उसके अंदर दोबारा इशू को री-क्लैरिफाई करना, असल बात की तरफ मुद्दे पे आ जाए इशू के, फिर उसको रीफ्रेम करने ताकि भाई बाज़ का जब बहस हो रही होती है, बहस के दौरान फ्रीकैन मुद्दे से हट जाते हैं। जो एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन है, बाइस निजरा है, वजह लड़ाई क्या है, उससे हट के बात दाएं बाएं चलना शुरू हो जाती है जिसमें से हासिल वसूल कुछ नहीं है। तो एक अच्छे मीडिएटर का काम है कि दोबारा फ्रीकैन को घुमा फिरा के मुद्दे की तरफ लाना और इशू की तरफ लाना और बताना कि भाई असल आपका इशू ये ऐसे हल होगा। फिर इसके अलावा अगर आप मजीद इसमें चले जाए, इनकरेजिंग कंप्रोमाइज एंड सोल्यूशन, ये मीडिएटर का एक बड़ा अहम काम है कि जब उसने मुद्दे की तरफ ले आया, आप कंप्रोमाइज में आए, दोनों फ्रीकैन के लिए बेहतर बात है। और फिर जब कंप्रोमाइज में आगे उस पर सॉर्ट आउट करना और सॉर्ट आउट करके उसको तहरीरी सूरत में ले आना। फिर मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना। जब सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, खासकर फैमिली इश्यूज बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत हाई होती हैं, वॉइसेस बड़ी रेज कर रही होती हैं, उस सारे इन्वायरमेंट को कूल डाउन करना, लीनियंसी क्रिएट करना और फिर इमोशंस को कंट्रोल करके दोबारा उनको लेके आना किसी एक प्लेटफॉर्म पे ताकि मसले का हल हो सके। मैं ये समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई बात मुश्किल लगी है, अपनी आरा से हमें आगाह करें। MH इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपको हमा वक्त आपकी रहनुमाई करने को तैयार है। शुक्रिया, जज़ाक।